नमस्कार। मैं कुमार शिवदत्त और आज हम अपना अगला वीडियो लेकर के आए हैं इसी दिल्ली सल्तनत पर। तो हमने अपने पिछले क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के पश्चात आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया और आराम शाह को गद्दी से हटा करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। तो देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अगला महत्वपूर्ण शासक कौन था। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश या अल्तमस। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? 1211 से 1236 तक, यानी कि एक काफी लंबा समय इल्तुतमिश को मिला शासन कार्य करने के लिए। इस कारण, क्योंकि इसका शासनकाल काफी लंबा था, इस कारण इसकी उपलब्धियां भी सर्वाधिक थी। वो देखते हैं कि सर इसको कौन कौन सी उपाधियों के नाम से जाना गया। देखिएगा कि सुल्तान सईद, इल्तुतमिश को कहा गया सुल्तान सईद यानी भाग्यशाली सुल्तान को कहा गया। इसे सुल्तान आजम यानी दुनिया का सुल्तान इसे कहा गया। अगला नाम इल्तुतमिश को मिलता है गुलाम का गुलाम। ठीक, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिएगा कि इल्तुतमिश अपने भाइयों में सबसे खूबसूरत था। इसके माता पिता का भी गरीब थे और ये सबसे अपने भाइयों में सबसे खूबसूरत था। इस कारण इसके अन्य भाई इससे नफरत करते थे। तो इसके भाइयों ने क्या किया कि इल्तुतमिश को पकड़ करके एक गजनी के बाजार में जाकर के बेच दिया और वहां बिकने के बाद इसको दोबारा बेचा गया और दोबारा इसे किसने खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। तत्पश्चात हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी के साथ एक युद्ध लड़ा। मोहम्मद गोरी की सेना में भर्ती हुआ और एक युद्ध लड़ा और उसने अपने शौर्य का परिचय दिया। तो मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश की तारीफ की ऐबक के सामने की और ऐबक से कहा कि यह व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक गुलाम नहीं बना रह सकता, एक न एक दिन ये चल करके कुछ बड़ा कार्य करेगा। और उसी समय मोहम्मद गोरी ने ऐबक के समक्ष ही इसकी दास्तान से मुक्ति का पत्र लिखवाया। तो देखते हैं कि इल्तुतमिश ने के अंदर भाई बहुत विशेषता थी, बहुत बहादुर व्यक्ति था, प्रतिभा, दमबान और योग्यता भी थी। इस कारण ये आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। तो इसे गुलाम का गुलाम कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश। अगला देखते हैं कि इसको मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। देखिएगा कि हमने देखा कि ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा गया है, किंतु यहां देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर किसे कहा गया है तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश को ही कहा गया है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। पहला प्रमुख तो यही कारण है कि इसको खलीफा के द्वारा सुल्तान की पदवी प्राप्त हुई थी। ऐबक स्वयं भी सुल्तान बन गया था, स्वयं शासक बना था, जबकि इल्तुतमिश तुर्क अधिकारियों की सहमति से, तुर्क अमीरों की सहमति से, स्वीकृति से ही गद्दी पर बैठा था। तो इस कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान भी कहा गया। देखिएगा दिल्ली का सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है वैधानिक सुल्तान, यानी कि इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसको खलीफा से खिलअत प्राप्त हुई थी, जिसको खलीफा से सम्मान प्राप्त हुआ था। खिलअत एक प्रकार का वस्त्र होता है जो इस्लामिक धर्मगुरु यानी खलीफा जिस व्यक्ति को प्रदान करता है, किसी व्यक्ति उसको उसे देकर सम्मानित करता है। तो इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसको खलीफा से खिलअत प्राप्त हुई थी और इसी कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कहा गया है। आगे देखते हैं कि 1216 में तराइन के तीसरे युद्ध में, आप लोगों ने तराइन के दो युद्ध पढ़े हैं, सन 1191, सन 1192। तराइन के दो युद्ध पढ़े हैं। दोनों युद्ध किसके बीच हुए थे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। प्रथम युद्ध में यानी 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। यहां हम देखते हैं कि तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और गजनी के शासक एल्दौज के बीच हुआ था। एल्दौज भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो देखिएगा 1216 में तराइन के तीसरे युद्ध में इसने गजनी के शासक एल्दौज को हराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला महत्वपूर्ण कार्य इसने क्या किया कि इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने क्या किया? सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, यानी कि अब सुल्तान के पश्चात उसका पुत्र, उसकी संतान ही अगली सुल्तान होगी। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये मिला कि इल्तुतमिश से ही सुल्तान का पद वंशानुगत हो गया था।
तत्पश्चात हम देखते हैं कि इसने तुर्काने चहलगान यानी चालीसा दल का गठन किया। चालीसा दल क्या है? चालीसा दल यानी 40 सरदारों का एक दल है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, निपुण होता है। इस चालीसा दल का कार्य होता है कि सुल्तान को सलाह देना और सुल्तान की आज्ञा का पालन करना। सुल्तान चाहे उनकी सलाह को माने और चाहे ना माने, जो सुल्तान पर डिपेंड करता है। तो चालीसा दल का इन्होंने गठन किया। किसने गठन किया? इल्तुतमिश ने अपने दरबार में। अब देखिएगा अगला महत्वपूर्ण कार्य इसने क्या किया कि भारत में सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की। देखिए ध्यान से देखिएगा, भारत में सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की। अब देखेंगे एकता प्रणाली क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हुई है। देखिएगा एकता एक भूखंड को कहते थे। एकता किसे कहते थे? एकता यानी जमीन का एक टुकड़ा, जमीन का एक भूखंड। एकता दो प्रकार की होती थी, एक बड़ी एकता और दूसरी छोटी एकता। छोटी एकता यानी जमीन का वह टुकड़ा जो सैनिक को वेतन के बदले दिया जाता था, यानी कि उस भूमि पर जो भी उपज होगी वो सैनिक की होगी, उससे कोई भी राजस्व या लगान नहीं देना पड़ेगा। और बड़ी एकता को सूबा भी कहा जाता था, और बड़ी एकता का प्रशासक, बड़ी एकता का एडमिनिस्ट्रेटर एकतादार या सूबेदार कहलाता था। तो देखिएगा कि इल्तुतमिश ने भारत में सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की। अपने साम्राज्य को ढेर सारी एकताओं में बांट दिया। और एकतादार का कार्य क्या होता था? अपनी एकता में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और जब जरूरत पड़े अपनी सेना को लेकर के सुल्तान की सेवा में उपस्थित हो जाना। अगला कार्य देखिएगा कि इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया। देखिएगा इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया। किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। इल्तुतमिश देखिएगा जब बंगाल के अभियान पर और ग्वालियर के अभियान पर जाता था, तब ये अपना जो राजपाट था अपनी पुत्री रजिया को सौंप देता था, और रजिया ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिल्ली सल्तनत को संभाला था अपने पिता की अनुपस्थिति में, और बहुत ही अच्छे तरीके से शासन कार्य किया था। तो देखिएगा जब इल्तुतमिश का जब अंतिम समय आया तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पहला सुल्तान था जिसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, पहला और शायद एकमात्र ऐसा शासक हुआ पूरे भारतीय इतिहास में, दिल्ली की गद्दी बैठने वालों में, जिसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो देखिएगा इसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 1211 में देखिएगा सन 1211 में मंगोलों की समस्या कैसे सामना करना पड़ा। देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सन 1221 में मंगोल शासक चंगेज खां सिंधु नदी तट पर पहुंचता है। दरअसल चंगेज खां ख्वारिज्म के एक राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर सिंधु नदी तट पर पहुंचता है। उस राजकुमार का नाम होता जलालुद्दीन मंगबरनी, और जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी को पार करके सीधे सीधे किसके पास पहुंचता है? इल्तुतमिश के पास पहुंचता है, और इल्तुतमिश से शरण मांगता है, इल्तुतमिश से सहायता की याचना करता है। अब देखिएगा चंगेज खां बहुत ही बड़ा शासक था, मंगोल आक्रमणकारी था, उसके पास दुनिया की सबसे विशालतम सेना थी, और चंगेज खां ने विशाल शहरों को ध्वस्त कर दिया था, और जहां भी जाता था वहां नरसंहार करता था, भयानकतम विनाशकारी दृश्य प्रस्तुत कर देता था चंगेज खां को खुदा का कहर कहा गया है, पृथ्वी पर ईश्वर का कोड़ा कहा गया है चंगेज खां को। चंगेज खां का एक अन्य नाम मिलता है तेमुचिन, ये भी नाम आता है कि चंगेज खां के अन्य नाम क्या है? तेमुचिन। तो देखिएगा कि जब जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इल्तुतमिश ने देखा कि अगर मैं मंगबरनी को शरण देता हूं तो सीधे सीधे मुझे किससे दुश्मनी लेनी पड़ेगी? चंगेज खां से दुश्मनी लेनी पड़ेगी, और उससे दुश्मनी लेने का मतलब है जो भी सल्तनत है वो पूरी तरह से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर बहुत ही समझदारी का परिचय दिया और जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया, और मंगबरनी वहां से ईरान चला गया, और इसी के साथ चंगेज खां ने भी सिंधु नदी पार नहीं की और वह भी अपने देश को लौट गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमानी से और सूझबूझ से दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के कहर से बचा लिया, और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो देखिएगा आज का इतना ही चैप्टर था। धन्यवाद।
और आगे हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ।